अभी तक कोई डाउट है ये बताइए। We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquids. बताइए compressible क्या होता है, व्याख्या आप बताइए, compressible क्या होता है? बताइए। हाँ, नहीं पता। ओके, वेरी गुड। कंप्रेस हो जाए तो कंप्रेस किस कंडीशन में होती है बताइए? अगर पार्टिकल्स के बीच में, हाँ जी बताइए। स्पेस, वेरी गुड, स्पेस अगर ज्यादा होगा तो फिर ये कंप्रेस हो पाएगा। तो जो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ये गैस में सबसे ज्यादा होता है, सबसे हाई होता है ना, एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे, डिफरेंशियल बताइए वानी। हम्म हम्म हाँ जी, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, एक्सपेंड कब होगा? हाँ, अरे तो कॉन्ट्रैक्ट तब होगा ना जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, और एक्सपेंड कब होगा, तब आप फोर्स रिलीज करोगे। मान लो ये आपके पास ये कुछ ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसका कुछ शेप ऐसा हो गया मान लो, है ना। और जैसे ही आप एक्सपेंड करोगे फिर से ये अपने जो आपका इसका प्रीवियस जो पोजीशन था ऐसे इसमें आ जाएगा फिर से, है ना, अपने एक्चुअल पोजीशन में फिर से आ जाएगा। ओके, और जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो भी स्पेस अवेलेबल होता है वो फिर से फिल हो जाता है, एयर और वगैरह और भी पार्टिकल्स के, एयर पार्टिकल्स के साथ वो फिल हो जाता है। ओके, कोई डाउट है? ओके जी। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म है, ये नोट डाउन कर लेना। Cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supply to the hospital in cylinders is compressed gas। ये भी क्या होते हैं, compressed gas होते हैं, जो आप एलपीजी जो घर में यूज करते हो, और जो भी हॉस्पिटल वगैरह में जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, जो ऐसे नहीं बोलते कि जो ऑक्सीजन उसे लगा हुआ है, तो उसमें भी यही वाला कंप्रेसिबिलिटी का फेनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है, स्पेस कम होता है, उस स्पेस में हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गैस को हम फिलअप कर पाते हैं, बहुत ज्यादा गैस को हम फिल कर पाते हैं, है ना, कम स्पेस में। क्या एक्सपेंड तब होगा जब आप फोर्स रिलीज करोगे, जब आप एक्सपेंड तब होगा जब आप फोर्स रिलीज करोगे, और कंट्रैक्ट तब होगा जब आप फोर्स अप्लाई करोगे। ओके, ओके जी। Compressed natural gas is used as fuel these days in vehicles due to its high compressibility. Large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. इसे हम इसलिए यूज करते हैं, अगर ये बताइए, अगर आपका गैस का सिलेंडर व्हीकल के साइज का ही आ जाए तो हम इसे क्यों यूज करेंगे, ये बताइए, है ना। अगर व्हीकल जितना साइज का है उसी साइज का गैस का सिलेंडर भी यूज होने लग जाए तो ये तो फ्रूटफुल नहीं होगा, है ना। या फिर ऐसा है कि जो तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम कंप्रेस्ड करके कम स्पेस में ही ज्यादा अमाउंट ऑफ, ज्यादा वॉल्यूम जो है गैस का, उसे हम क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं बाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी के कारण, है ना। ओके, और ऐसा कब होता है, जब आप व्हीकल्स यूज करते हो उसमें जो सीएनजी किट होता है, इसके बाद जो आप एलपीजी जो यूज करते हो, सिलेंडर यूज करते हो, उसमें भी होता है। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily, और इसे आप easily transport भी कर सकते हो। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. Okay, आप ये सिंपल समझ सकते हो कि ये आपके किचन में क्या बन रहा है, कैसे समझ जाओगे, जब कुछ स्मेल आपके पास आएगा। Now does these smells reach us? एक मिनट वही करा रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो। ओके, हाउ डज दिस स्मेल रीचेस? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। मैंने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो पार्टिकल्स, स्मेल के पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे किससे, क्यों क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ मिक्स कर जाएंगे, है ना। ओके, एंड स्प्रेड फ्रॉम द किचन, और ये क्या किचन से स्प्रेड हो जाती है। हाँ जी, क्या होता है उसका डेफिनेशन बताइए डिफ्यूजन की। और मिक्सिंग भी तो होता है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ, है ना, इंटरमिक्सिंग भी होता है। तो ऐसे ये इंटरमिक्सिंग हो रहा है फूड का और किसका, एयर का, एयर के जो पार्टिकल्स है दोनों के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। ओके, कोई डाउट है इसमें, ये बताइए, इसमें कोई डाउट वगैरह, विष्णु आपका कोई डाउट है, व्याख्या?
जी, the smell of hot cooked food reaches us in second. Compare कहाँ था मैं? Okay. Compare with it with the rate of diffusion of solid और liquid. और इसका क्या होता है? डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है ना? गैस का डिफ्यूजन रेट बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। मतलब ये बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है, बहुत ही जल्द जो आपका गैस का पार्टिकल्स होता है वो डिफ्यूज हो जाता है ना? इसीलिए जो डिफ्यूजन होता है गैस में ये बहुत ही लार्जर होता है, बहुत ही ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। ओके, इसलिए आप तुरंत ही स्मेल कर पाते हो क्या हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। ये बताइए ये क्या फेनोमेना है? पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज स्पेस है और इनका जो स्पीड है ये भी पार्टिकल्स का स्पीड है ये भी बहुत हाई है मूव करने का, है ना? अब देखो पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो ये क्या होगा, जल्दी फिलअप होगा और ये इनका स्पीड जो होगा ये पार्टिकल्स का इंक्रीज करेगा। ओके, इंक्रीज करेगा तो जो आपका डिफ्यूजन का जो फेनोमेना है ये बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। ओके, नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, देखो जो आपके पास गैसियस जो होते हैं आपके पास, है ना, गैसियस ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें क्या होगा कि गैस में क्या होता है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर पे होते हैं, है ना? ओके, तो क्या होता है जो इनका जो स्पीड है पार्टिकल्स का मूवमेंट का स्पीड जो होता है वो बहुत हाई होता है पार्टिकल्स का। ठीक है, और क्या होता है ये बताइए? और इनका जो डिफ्यूजन का रेट होता है ये भी सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। इसमें कोई डाउट है? ओके जी, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। जो गैसियस स्टेट होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं रैंडमली। रैंडमली मतलब क्या हो गया, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, कहीं भी जा सकते हो, है ना? और कोई भी पार्टिकल्स मूव कर रहा है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। और पार्टिकल्स क्या करते हैं, अगर ये आपके पास कंटेनर है तो ये क्या करेंगे, वॉल्स को भी हिट करेंगे, है ना? ये वॉल्स को भी। Okay. Due to high speed of particles and large space between them, gaseous shows the property of diffusing very fast into gases. इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज स्पेस होते हैं, इसके इसलिए क्या होता है ये मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने के लिए इन्हें फ्री स्पेस काफी अवेलेबल होता है इनके लिए, क्योंकि आप सॉलिड में मूवमेंट इतना इजीली नहीं कर पाओगे कि इनके इनके बीच में स्पेस कम होता है ना? लेकिन आप गैसियस में कर सकते हो क्योंकि इनकी पार्टिकल्स के बीच में गैस जो गैप है ये ज्यादा होता है। और ये पार्टिकल्स क्या होता है मूवमेंट के दौरान ये क्या होता है, ये वॉल से टकराते हैं और फिर से ये रैंडमली मूव करते हैं। मूव इतने हाई स्पीड से करते हैं, इतने हाई स्पीड से करते हैं क्योंकि आपका जो डिफ्यूजन है ये भी हाई स्पीड से होने लगता है। अब समझ में आया? ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसके कारण जो पार्टिकल्स है एक दूसरे से हिट करते हैं और वॉल से भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स अप्लाई हो रहे हैं और ये पार्टिकल्स क्या हो रहा है, ये इससे इसके साथ क्या हो रहा है, स्ट्राइक हो रहा है वॉल पे। तो इसके बाद क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। किस पे, जो कंटेनर का वाल है उस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा। इसमें कोई डाउट है? ओके जी, ओके जी। अभी देखिए ये आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, ये लिक्विड और ये गैसियस। एज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इनके पार्टिकल्स जो है काफी पास पास में है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स। ऐसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। और जो गैसियस है, गैसियस में क्या है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है। डिफ्यूजन का रेट भी बहुत हाई होता है। डिफ्यूजन का रेट क्या ले सकते हैं, नेट्स? क्या बोल रहे हो, क्या आपका कोई डाउट है क्या? तो वो क्या होता है, वो सॉलिड है ना, वो गैसियस है, नट्स गैसियस होता है, ये बताओ। हाँ तो डिफ्यूजन किस में होगा, डिफ्यूजन आपका गैसियस वाले में होगा बहुत ज्यादा। हाँ तो इसमें, हाँ हाँ, हाँ जी, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है, मैं ये बता रहा हूँ, है ना, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। देखो प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो होता है, थ्योरेटिकली तो ऐसे कह सकते हो कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। क्या क्या कोई डाउट है? अब
क्या है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, take about 150 of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice. ठीक है, ये वाला एक्टिविटी है जिसमें हमने क्या किया है, 150 ग्राम आइस लिया है, उसमें हमने एक थर्मोमीटर यूज किया और एक बीकर में इसे आइस को डाल दिया है. ओके, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, वाटर क्या होगा, 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेगा. सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज फैमिलियर वाटर एंड गैस एज वाटर वेपर. ओके, वाटर को का क्या होता है, 3 स्टेट होता है. जब सॉलिड का होगा तो वो आइस का स्टेट होगा, लिक्विड का होगा तो जो आप यूज करते हो वो, और जो गैसियस स्टेट है वो वाटर वेपर हो जाएगा. व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. अगर मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है, व्हाट हैपन टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट. और जो पार्टिकल्स है, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होगा, क्या चेंजेस होंगी. हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ स्टेट टेक प्लेस. वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. देखो इस एक्टिविटी में क्या है, एक आयरन आपके पास आयरन रॉड है. ओके, ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर है. ओके, ये ग्लास स्ट्रेनर है, ये बीकर है, ये आइस है, ये बर्नर है. ओके, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, और कैसे आप आइस टू वाटर को कन्वर्ट करोगे वही वाला है. और कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर. पहले आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया. पहले सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया आपने, और फिर लिक्विड को किस में कन्वर्ट किया आपने. मैंने क्या बताया कि जो आपका जो मैटर होता है उसका स्टेट्स भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो. जो स्टेट है आपके पास, मैं अगर वाटर की बातें करता हूँ तो आइस फॉर्म में ये क्या होता है, आइस फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड फॉर्म में वाटर, और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर. ओके, व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट. अगर आप स्टेट को ही चेंज कर देते हो, अगर आपके पास कोई मैटर है और मैटर जो सॉलिड है उसे आप अगर गैसियस में चेंज कर देते हो, गैसियस में अगर चेंज करते हो, या फिर सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर देते हो, तो इनके पार्टिकल्स का क्या होगा, इनके पार्टिकल्स क्या होगा. ठीक है, चेंज इनके पार्टिकल्स में चेंज क्या होंगे. ओके, तो इन्हीं के बारे में स्टडी कर. क्या लिक्विड में पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं. हाँ, अच्छा ये बताओ, अब मुझे ये बता दो कि किसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं. क्या, अरे ऐसा नहीं कि आगे पढ़ो पीछे भूलते जाओ सारा का सारा. हाँ? तो फर्स्ट वाला जो है, ओके, कन्वर्जन टू जो होगा, इसमें आइस से मैंने वाटर में कन्वर्ट किया. और सेकेंड वाला केस क्या है, हाँ, स्पेस जो है इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये इंक्रीज कर जाएंगी. कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर. इसके बाद क्या होगा, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो, जिसमें क्या होगा, इसमें आपने वाटर यूज किया है जो आपने कन्वर्ट किया था सॉलिड फॉर्म टू लिक्विड फॉर्म में. तो ये वाला वाटर है, बीकर है, सारा कुछ है, थर्मोमीटर है ना. और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज. ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स का. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, थोड़ा ब्रीफ आइडिया. काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी वेरी गुड. मोशन ऑफ, ओके, मतलब जो भी आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो उसके बाद क्या हो रहा है, कुछ मोशन हो रहा है ना. मोशन हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स का कुछ मूवमेंट होगा, मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, है ना. पार्टिकल्स का कुछ मोशन होगा क्योंकि आप एनर्जी अप्लाई कर रहे हो. काइनेटिक एनर्जी, देखो एनर्जी जो होता है आपका 2 टाइप का होता है. एनर्जी 2 टाइप का होता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी अगर फॉर्मूला के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये होता है 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी, और ये वाला होता है mgh. पोटेंशियल एनर्जी आपका mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv². एम क्या होता है ये बताओ. एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी. एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी, और mgh में क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. ओके जी, नाउ एम आई ऑडिबल. ये समझ में आया एनर्जी. अच्छा, ऐसे बेसिक टर्म में मैं पूछूं तो एनर्जी क्या होता है ये बताइए. ये बताइए.
अगर मैं बेसिक टर्म में पूछूं तो ओके, ओके जी, वेरी गुड। तो मतलब कुछ आपने एनर्जी अप्लाई किया तो आपका जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी आपने अप्लाई किया तो आपका जो मोशन है, पार्टिकल्स का जो मोशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, है ना, जैसे ही आपने टेम्परेचर, काइनेटिक, काइनेटिक क्या होता है कि जैसे ही ये आपने अप्लाई किया एनर्जी तो आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा पार्टिकल्स का। ओके, समझ में आया? पोटेंशियल, नहीं पोटेशियम नहीं, पोटेशियम तो एलिमेंट है। हाँ, पोटेंशियल, 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 समझ में आया? ऐसे काइनेटिक का मीनिंग ही होता है मूवमेंट, मूवमेंट ही होता है ना, और एक स्टैटिक होता है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या होता है, मल्टीपल होता है एम जी एच का। इसमें ये जी आप पढ़ोगे, जी अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, जी आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी बस अपने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, अब जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू, हाँ जब हम पिछली बार कर रहे थे तो आप थे ना वहां पे, तो उसमें भी जी हमने यूज करा था। हाँ, और एच आपका हाइट हो जाता है। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, आपका कुछ हाइट भी होता है, उसके बाद आप उसे फाइंड करते हो। तो ये आपके में भी आएगा, लेकिन 2-3 चैप्टर बाद आएगा, तो उसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस अभी ये समझ लो कि ये वाला भी टर्म है आपके पास। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉलिड पे, तो आपका काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, मतलब कि कुछ मूवमेंट पार्टिकल्स का ये भी बढ़ जाएगा। और आप जानते हो कि जैसे ही आप सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ये बढ़ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट है, ये बताओ? ओके जी, तो मतलब आप कन्वर्जन कर रहे हो। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। जैसे ही आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया, जो पार्टिकल्स के बीच में जो क्या कहते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगती है ग्रेटर स्पीड से। ओके, वाणी व्याख्या कोई डाउट है? ओके जी, ओके जी। The energy supplied by the heat overcomes the force of attraction between the particles। और इसके बाद क्या होता है, जो भी एनर्जी आपका सप्लाई हो रहा है, इससे क्या होता है, जो आपका जो फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये भी कम हो जाता है। और मैं एक बेसिक फंडा भी बता दूं कि जैसे ही इनका स्पेस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और जैसे ही इसका स्पेस इंक्रीज करता जाएगा तो फोर्स कम होता जाएगा। फोर्स रिड्यूस हो जाएगा अगर आपका स्पेस इंक्रीज कर रहा है तो, और अगर आपका स्पेस डिक्रीज कर रहा है तो आपका फोर्स हाई हो जाएगा, फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपना पोजीशन को लीव करते हैं और स्टार्ट फ्रीली मूव करते हैं। ओके, जैसे ही स्पेस इनके बीच में ज्यादा होगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे विद हाई स्पीड। A stage is reached when the solid melt and is converted to a liquid। एक ऐसा स्टेट होगा जब आप फुल्ली स्टेट से, सॉलिड स्टेट से आप लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट हो जाओगे। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट becomes a liquid at atmospheric pressure, it is called melting point। और जिस पॉइंट पे जाके एक जो आपका सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को आप बोलोगे मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो आपका मैटर था, मैटर आप फुल्ली क्या हो गया है, मैटर फुल्ली क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कोई डाउट है? कोई डाउट है? ओके जी, बानी आपका कोई डाउट है? हाँ, एक्सटर्नल हीट नहीं लगाओगे तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करोगे, ये बताओ? एक्सटर्नल हीट नहीं अप्लाई करोगे तो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करोगे, ये बताओ? जैसे आप पानी को बॉयल करते हो, वाटर को, तो फिर बॉयल करने के बाद तभी तो वो वेपर बनेगा ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ जी। तो उसमें किसमें, हाँ इसमें नहीं, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड कर, लेकिन अगर जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज कर, देखते हो ना गैस का जो नॉब होता है, अगर नॉब को आप थोड़ा उसका मूवमेंट जो है, नॉब को आप थोड़ा स्पीड कर देते हो तो क्या होता है, पानी थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है ना।
है ना। उसके बाद वो वेपर में थोड़ा जल्दी कन्वर्ट होने लगता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे भी तो होता है, ये भी तो देखो। हाँ जी, ओके। और भी कोई डाउट है वानी, आपका कोई डाउट है ये बताइए। ओके जी, अब क्या है, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। और आप टेम्परेचर नोट करो जब आइस क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड टू वाटर, और वो वाला भी टेम्परेचर नोट करना है जब आइस जो है फुल्ली क्या होंगे, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। नाउ put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water starts boiling। और आपको तब तक स्टर करना है जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized। Record your observation for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state। और आपने क्या करना है, कन्वर्जन को नोट करना है जब ये वाटर से लिक्विड और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बताओ थर्मोमीटर क्या काम करता है, ये बताओ। ओके जी, टेम्परेचर चेक करता है, वेरी गुड। यूनिट क्या हो जाएगा, ओके जी, और सेल्सियस में भी कर सकता है क्या, ओके जी। अब एक मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, ये ध्यान से समझना। ओके, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन, सेल्सियस एंड केल्विन। ओके, अब देखो जो आपका 0 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 डिग्री केल्विन के इक्वल होता है, 273 केल्विन के इक्वल होता है। ओके, और आप ये भी बोल सकते हो जो आपका केल्विन होता है ये होता है 0 डिग्री प्लस का 273। ओके, इसमें कोई डाउट है। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो डिग्री सेल्सियस होता है ये इक्वल हो जाएगा के माइनस 273। अब मैं इसका कुछ डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये आपका वाटर बॉयल पॉइंट है, हेलो, 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 273 डिग्री, 273 केल्विन। ओके, अभी एक मिनट रुक जाओ, जो हम एक्यूरेट पॉइंट अप्रोक्सीमेट पॉइंट लेते हैं। और जो आपका के हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस का 273। और आप अगर डिग्री सेल्सियस को फाइंड आउट करते हो तो क्या हो जाएगा के माइनस 273। ओके, अब ये चीजें समझ लो। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, केल्विन का ड्रॉ करूंगा, ये केल्विन होगा, ये के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जब आपका केल्विन में वैल्यू है उसे आपको या फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, जस्ट इसे माइनस कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, जीरो अभी इंक्लूड मत करो। ओके, अब देखो ये केल्विन हो गया और ये क्या हो जाएगा, अब मैं डिग्री सेल्सियस लूंगा और ये वाला हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट, ये वाला आपका फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब देखो जब वाटर बॉयल होगा तब इनका वैल्यू कितना होगा, वाटर जब बॉयल होगा, हाँ जब आप डिग्री सेल्सियस फाइंड आउट करना चाहते हो तो के माइनस 273 डिग्री होना चाहिए। जब आप वाटर को बॉयल करोगे, नहीं ये अपॉन नहीं है, ये बस मैंने इसे सेपरेट किया है, जो मैं नीचे अब टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो जहां पे जिस पॉइंट पे आपका वाटर बॉयल होगा वो वाला पॉइंट होता है केल्विन में 373, 373। इस पॉइंट पे वाटर बॉयल होगा, सेल्सियस में क्या हो जाएगा 100, सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में 212। ये लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो वाटर फ्रीज होगा, वाटर जो फ्रीज होगा ये किस पॉइंट पे होगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी, अभी उसका इंपॉर्टेंस भी नहीं है इस चैप्टर में, ये बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। ओके, अब देखो ये जिस पॉइंट पे फ्रीज होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, केल्विन का 273, केल्विन का हो जाएगा 273। और ऐसी सेल्सियस क्या होगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा 32। क्या नहीं, ये तो वाटर बॉयल का ये वाला था और ये वाटर फ्रीज का है। ओके,
और इसके बाद एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, एब्सोल्यूट जीरो कब होगा, एब्सोल्यूट जीरो जब आप केल्विन आपका 0 पॉइंट पे आ जाएगा और सेल्सियस आपका -273 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो है ये आपका -460 हो जाएगा, है ना, फ़ारेनहाइट। तब आपका ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले। अगर आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस का 32, ये हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है। ये फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे। ओके, जब आप ये करोगे तो आपका ये हो जाएगा, जो सेल्सियस का टेम्परेचर है वो इंटू में 9/5 और प्लस का 32 कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा। ये लिखते जाओ। जब आप टेम्परेचर को, एक मिनट, टेम्परेचर को जब आप जो फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस ये आपके पास गिवन है, तो इनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है कि अगर आप 9 हाँ 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 हाँ, जस्ट वही जो टेम्परेचर आपका गिवन है उसमें। तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं, हाँ हाँ 20 डिग्री सेल्सियस मेरे पास है और मैं कह रहा हूँ कि इसका फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आ जाएगा, तो कैसे कीजिएगा सॉल्व, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो ये क्या आ गया, 20 इंटू का 9/5 प्लस का 32, 5 × 5 4 × 20, हाँ फ़ारेनहाइट ही होगा, 20 9 4 × 36 प्लस का 32, वी हैव 68 डिग्री। विष्णु कोई डाउट है, विष्णु कोई डाउट है, ये बताओ। ओके, अब मैं ये कहता हूं, अब मैं ये कहता हूं आपसे, एक मिनट, मैं कहता हूं कि आपको 572 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 572 हाँ फॉर्मूला यही तो है, बस जो सेल्सियस जो आपने अभी पुट किया था, फ़ारेनहाइट का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सेल्सियस अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, जस्ट सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास P ऑफ F जो टेम्परेचर है ये 572 है, गिवन है फ़ारेनहाइट में, तो आपने सेल्सियस निकालना है, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, व्याख्या आप भी सॉल्व कीजिए। इसका न्यू फॉर्मूला क्या बन जाएगा ये बताओ। विष्णु सॉल्व कर लिया, ओके, कितना है ये बताओ। पहले आप TF -32 करोगे, उसके बाद 5 इंटू में आ जाएगा और 9 आपका डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। जस्ट व्याख्या कोई डाउट है, हेलो, हाँ इसे सॉल्व कीजिए, कितना आया। ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और ये आपका हो जाएगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। कैसे नहीं हो सकता, 972, अब ये देखो 572 आपके पास गिवन है, तो 5 इंटू 572 होगा, होगा एग्जैक्टली होगा, -32, 5 इंटू 572 माइनस का 32 डिवाइड बाई 9 है, ये देखो, तो अगर 572 में से 32 में माइनस करता हूं तो 540 आ जाएगा, ओके, और डिवाइड बाई 9, तो 9 6 जा 54, वी हैव 60, और 60 इंटू 5 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट है, व्याख्या कोई डाउट है।
ओके जी, अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। अब मुझे बताइए, एक मिनट, अगर मैं बोलता हूं कि आपके पास जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ये गिवन है अप्रोक्स 932, वी हैव 932, तो आपने इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हाँ, जस्ट आपने आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व करना है कि सेल्सियस में गिवन है या फ़ारेनहाइट में गिवन है, जस्ट उसका वैल्यू पुट कर देना है। हाँ, 500, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होगा, तो 5 इंटू टी एफ माइनस का वॉट, माइनस का क्या हो जाएगा 32 सेल्सियस में, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना। 5 इंटू 932 माइनस का 32 डिवाइड बाई 9, 5 इंटू 900 डिवाइड बाई 9, 9 वन जा 9, 900, 5 बाई 9, 5 बाई 9, 5 बाई 9। जब आप मैंने मैंने क्या लिखवाया था, समझो। मैंने लिखवाया था अगर सेल्सियस में है और फ़ारेनहाइट का वैल्यू गिवन है, सेल्सियस का वैल्यू गिवन है, तो आप क्या करोगे, जस्ट क्या करोगे ये बताओ। जस्ट आपके पास ये फॉर्मूला होता है 9/5, 9/5। अगर ये सेल्सियस में गिवन है इधर, हाँ सेल्सियस में आपका 5/9 हो जाएगा, और ये फ़ारेनहाइट में क्या कह रहे हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला ये समझो। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9/5 होता है, जब वो तब 9/5 होता है। देखो ये सेल्सियस है, तब ये 9/5 होगा, और इस केस में क्या होगा, आपका सेल्सियस में गिवन होगा, इस केस में सेल्सियस में गिवन होगा वैल्यू, आप फाइंड आउट करोगे फ़ारेनहाइट में। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जब आपके पास सेल्सियस में फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू टीएफ माइनस का 32 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू टीएफ है ना, और माइनस का 32 और डिवाइड बाई 9। ओके, ये समझ में आया, व्याख्या समझ में आया, कोई डाउट है? The melting point of a solid is indication of the strength of the force of traction between its particles। जो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स था, स्ट्रेंथ कितना था फोर्स का, वो बताता है ना। The melting point of ice is 273.16। ओके, 1516 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, सेम ही, थोड़ा बहुत का वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है ना। कोई नहीं, कहीं कहीं वो देखो, जैसे जैसे आप प्रेफर करोगे तो वो डिपेंड करता है कि कैसा रिसोर्स आपने यूज किया है और कैसा होता है, ठीक है। द प्रोसेस, कौन सी वाली? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन। मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, पहले ये बताओ, मेल्टिंग पॉइंट मैंने क्या बताया, ये बताओ। वेरी गुड। और मेल्ट कब, जब ये टोटली मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में, जब ये टोटली मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में सॉलिड से, है ना। तो जिस वाले पॉइंट पे ये मेल्ट होगा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब कन्वर्ट हो जाता है ना। जैसे आप आइस को कन्वर्ट कर रहे थे उस वाले में, बीकर में डाल के, है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, तो आपका आइस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो अगर ये फुल्ली, मतलब ये कन्वर्जन हो गया सॉलिड टू लिक्विड, है ना, समझ में आया। और इंडिकेशन, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन इट पार्टिकल्स, ये बताता है कि अगर ये पहले सॉलिड में था तो इसका जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ था, ये बहुत ही क्या था, बहुत ही स्ट्रांग था, है ना। लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो मतलब इनके पार्टिकल्स का जो होगा, इनका पार्टिकल्स जो होगा वो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स भी, इनके बीच का जो क्या कहते हैं फोर्स होगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि स्पेस बढ़ जाएंगे, फोर्स कम हो जाएगा। बस ये चीज है। ओके, इसी के लिए बता रहा है इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब समझ में आया? ओके जी। The melting point of ice is 223.16. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion। इस वाले स्टेट को आप क्या बोलते हैं, फ्यूजन, है ना। जब आप सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करोगे,
when a solid melts its temperature remains the same, so where does the energy goes? बताइए, heat energy goes. अभी आए हम उस पे, ये बताइए. हाँ, तो अभी थोड़ा वेट कीजिए. हाँ जी, इसका आंसर दीजिए. when a solid, when, कौन सा एनर्जी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि when a solid melts, जब solid melt होगा its temperature remains the same, so where does the heat energy goes? बानी समझ में आया? ओके, विष्णु फिर से समझाइए. ओके, व्याख्या आप क्या बता रहे थे? ओके जी, तो मैं फिर से विष्णु को रिक्वेस्ट करूं कि फिर से बताओ. You must have observed during this experiment of melting that the temperature of the system does not change after melting is reached. ठीक है, ये जो इसका जो टेम्परेचर था ये चेंज नहीं हो रहा था अगर ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ भी गया था तब भी, till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat. मतलब क्या करें, जब हम बीकर को भी हीट करें तो हीट तो सप्लाई कर रहे हैं ना, है ना. We continue to supply heat, हम तब भी सप्लाई कर रहे हैं हीट का. This heat gets used up in changing the state by overcoming the force of attraction the particles. ये क्या कर रहा है, जब भी आपका ये कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है एक स्टेट तो दूसरे स्टेट में, तो पहला क्या है कि जो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, पार्टिकल्स का स्पेस क्या होगा, पार्टिकल्स का फोर्स है, ये क्या होगा ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है, फोर्स क्या है, तो वो कैसे चेंज होंगे, है ना. जब आप हीट एनर्जी अप्लाई करते हो तो इनका क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है जब आप सॉलिड टू लिक्विड में जाते हो, है ना. और ऐसे ही आप लिक्विड टू सॉलिड में जाओगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एज दिस टेम्परेचर एनर्जी, दिस क्या, हाँ वही. As this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into content of the beaker and is known as latent heat. इसे हम क्या बोलते हैं, latent heat. अब समझ में आया पानी? अब समझ में आया? ये हीट एनर्जी क्या होता है, आइस के द्वारा एब्सॉर्ब कर दिया जाता है और ये क्या होता है, हिडन हो जाता है बीकर में, है ना. तो ये क्या होता है, इसे ही बोलते हैं latent heat. This word latent means hidden. The amount of latent heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure as it at its melting point is known as latent heat of fusion. So particles in water at 0 degrees Celsius equal to 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice as the same temperature. ये समझ में आया? ये बताओ बानी, ये समझ में आया? कोई डाउट है? When we supply heat energy to water, particles start moving even faster. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the source of attraction each other. जब particles के पास बहुत सारे energy आ जाते हैं तो ये क्या करता है, particles के बीच में जो force of attraction है इसे क्या करता है, ये overcome कर देता है और reduce कर देता है. Okay, as at this temperature the liquid starts changing into gas. और क्या होता है, इस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. The temperature at which a liquid start boiling at atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from bulk of liquid gain enough energy to change into the vapor state. Okay, ये समझ में आया? हेलो, कौन सी वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, कहां से?
ये वाली, a point is raised when the particles have enough energy, उस पॉइंट पे जब पार्टिकल्स के पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएंगे टू ब्रेक फ्री फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, जो क्या करेगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में उसे क्या करेगा, ब्रेक करेगा, है ना। एट दिस हाँ, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजेस इनटू गैस, और इसी वाले टेम्परेचर पे क्या होगा, जिस टेम्परेचर की आप बातें कर रहे हो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर is known as its boiling point. Boiling is the bulk phenomenon. Particles from the bulk of liquid gain enough energy to change into vapor state. और क्या होता है, ये बहुत सारी एनर्जी गेन कर लेता है तो क्या होता है, इस बार ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कोई डाउट है? ओके जी, अभी देखो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 323 केल्विन। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस तो क्या हो जाएगा, 273 प्लस का 100 इक्वल टू 323। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? डू इट in the same way as we define the latent heat of fusion particles in steam, that is water vapor। अभी पढ़ा बताओ। As heat energy is absorbed by ice without showing any rise temperature, it is considered that it is hidden into the content of beakers। okay, जो आपके पास हीट एनर्जी था वो एब्सॉर्ब कर लिया था आइस के थ्रू, और जो बीकर है उसमें ये दिखता नहीं, तो ये वाला क्या होता है, लैटेंट हीट हो जाता है। हाँ जी, और कोई भी टेम्परेचर राइज में बताए बिना, कोई भी टेम्परेचर राइज नहीं बताएगा, है ना। समझो, यहां से समझो, बताओ कि मैं दोबारा करा रहा हूं। 323 degree 323 Kelvin, 1000 Celsius have more energy than water at same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। Vaporization क्या होता है बताइए? Vaporization क्या? वेरी गुड, मतलब लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। हेलो, ओके। सॉलिड स्टेट क्या होता है, पहले आप हीट यहाँ पे किए, फिर से लिक्विड से हीट, फिर से कूल किया आपने गैसियस को, फिर से आपने लिक्विड को फिर से कूल किया, तो सॉलिड स्टेट आ गया। ओके, ये समझ में आया बानी? सॉलिड को आप हीट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैसियस में, फिर गैसियस से आप कूल करोगे तो इसे लिक्विड में आ जाएगा, फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप इसे कूल करोगे। सो वी इन्फर दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो आप ये बता सकते हो कि जो स्टेट मैटर का चेंज हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि आप चेंज कर रहे हो टेम्परेचर। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज state from solid to liquid and from liquid to gas on the application of heat, but there are some that change directly from solid to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। बानी कोई डाउट है? ओके